इमेजिन कीजिए, रात के सन्नाटे में आप अकेले एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। अचानक आपको ये ख्याल आता है कि क्या ये आसमान, ये शांत सितारे, हमारी ये दुनिया, क्या ये सब सच है, या कहीं दूर किसी अंधेरे कमरे में कोई शख्स किसी स्क्रीन पर उंगली घुमा रहा है और हम उसकी बनाई हुई कहानी में जी रहे हैं। हमारी ये पूरी दुनिया, जिस जमीन पर हम चलते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, क्या ये सब माया है या एक जाल जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने बुना है? क्या हम वाकई में किसी बड़े खेल का हिस्सा है? यही सवाल खड़ा करता है एक दिलचस्प और दिमाग को चौंका देने वाली थ्योरी, सिमुलेशन हाइपोथेसिस थ्योरी, जो एक सोच है कि हमारी वास्तविकता, हमारी रियलिटी, जिसे हम ठोस सा रतूत मानते हैं, आखिर में क्या ये एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है? हमारे एहसास, हमारे कॉन्शियसनेस और हमारा पूरा एग्जिस्टेंस क्या एक विशाल और जटिल सिमुलेशन में बसे हैं? वैसे भी विज्ञान कहता है कि हमारी वास्तविकता को लेकर हमारी समझ पूरी नहीं है। अगर हम असल में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम अपने कंट्रोल वापस पा सकते हैं, या हम हमेशा किसी के इशारों पर ही चलते रहेंगे? क्या इमेजिनेशन के आगे भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, इमेजिनेशन से आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। इमेजिनेशन हमारी सोच और सपनों की शुरुआत होती है, लेकिन जब हम उन्हें सच्चाई में बदलने की कोशिश करते हैं तो वो विज्ञान और आविष्कार का रूप ले लेती है। जैसे कि पहले लोग सिर्फ इमेजिन करते थे कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, और आज देखिए हमारे पास विमान है। इस तरह सिमुलेशन थ्योरी भी कभी एक कल्पना से शुरू हुआ था, लेकिन आज वैज्ञानिक इसे समझने और इसके सबूत खोजने की कोशिश में लगे हैं। हमारी दुनिया, जिसे हम बड़े आसानी से सच मान लेते हैं, क्या हो अगर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए रचा हुआ एक नाटक हो, जिसमें हम अनजाने कलाकार हैं। सितारों की रोशनी, पेड़ों की हवाओं का झोंका, शायद ये सब किसी कोडिंग का हिस्सा है। इमेजिन कीजिए, हम जो कुछ भी एहसास कर रहे हैं, क्या हो अगर वह असल में एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सिमुलेशन हो, जैसे वीडियो गेम में अवतार होते हैं। क्या हम भी किसी उन्नत सभ्यता के गेम का हिस्सा है? ये सिद्धांत विज्ञान और दर्शन की सीमा पर खड़ा है, जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने को मजबूर करता है। तो चलिए इस पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस अनोखी और हैरान कर देने वाली सिद्धांत को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप से पूछिए कि क्या हम सच में जी रहे हैं, या फिर हम सिर्फ किसी सिमुलेशन का हिस्सा है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद इंसान का सवाल करने का तजुर्बा। सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक इस सवाल से परेशान रहे हैं कि क्या हमारी ये वास्तविकता असल में वास्तविक है भी या नहीं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि हम अभी भी अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये इतिहास विज्ञान, दर्शन और तकनीकी परिकल्पनाओं के एक जटिल समूह से जुड़ा हुआ है। ये थ्योरी ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारी रियलिटी असल में एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर मौजूद हो सकती है। इस सिद्धांत का आधार ये है कि अगर एक सभ्यता तकनीकी रूप से इतनी एडवांस हो जाए कि वो कॉन्शियसनेस को सिमुलेट कर सके, तो ये मुमकिन हो सकता है कि हम उसी तरह के सिमुलेशन में जी रहे हैं। वेदों में मिलने वाली माया का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक इस सिमुलेशन थ्योरी से मिलता जुलता है। माया, जिसका मतलब है एक भ्रम, और ये कहता है कि हम जैसे दुनिया को देखते हैं यह वैसी है नहीं, बल्कि यह सब इल्यूजन है। चीनी दार्शनिक जुआंगजी ने भी एक कहानी बताया था, जुआंगजी की तितली का सपना, जो दाओज़म धर्म की सबसे मशहूर दार्शनिक कहानियों में से एक है। दरअसल ये कहानी सपने और वास्तविकता के बीच के भ्रम और इस बात पर सवाल उठाती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सच है। हम कैसे जान सकते हैं कि हम जो एहसास कर रहे हैं वो असली है या सिर्फ एक सपना, क्योंकि क्या पता कब आपका नींद खुल जाए और आप देख रहे या जी रहे दुनिया का सपना टूट जाए। तो क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? दरअसल जुआंगजी ने सपना देखा कि वह एक खूबसूरत तितली बन गया है। फूलों के बीच बेफिक्र होकर वह इधर उधर उड़ रहा था, जिसे मानो अपनी दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। बस मौजूदा पल में खुश रहना ही उसका मकसद था। लेकिन अचानक जुआंगजी का नींद खुल जाता है और वह वापस अपने आप को इंसान बना पाता है। लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि सपने में इंसान तितली बना हुआ है या तितली का सपना देख रहा है। उसके मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर हुआ क्या था। क्या वह असल में जुआंगजी था जिसने सपने में तितली बनकर उड़ान भरी थी, या वह एक तितली थी जिसने सपने में खुद को जुआंगजी के रूप में देखा? 17वीं सदी में रेने डेस्कार्tes को ये शक था कि कोई चीज असल में मौजूद है भी या नहीं, कहीं हमारी वास्तविकता सिर्फ हमारे दिमाग का फरेब तो नहीं। इसलिए वो कहते थे कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। क्या यह दुनिया रियलिटी में वैसा है जैसा दिखते हैं?
या कहीं ना कहीं ये सब एक बड़ा कोड, एक सिमुलेशन है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस सवाल को और पेचीदा बना देता है। एक पतली सी दीवार में दो बहुत छोटे छोटे सीधे छेद कर दिए जाते हैं, फिर एक तरफ से रोशनी की किरणों को इन छेदों से गुजारा जाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि रोशनी सीधी रेखा में चलती है, तो अगर दो छेद है तो स्क्रीन पर भी रोशनी की दो पतली धारियां बनेगी। लेकिन असल में होता यह है कि स्क्रीन पर ना तो दो साफ धारियां बनती है और ना ही रोशनी एकदम से फैलती है, बल्कि स्क्रीन पर अंधेरे और रोशनी की बारी बारी से बनी हुई पतली सी धारियां बन जाती है। अजीब है ना? यही इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन हाइपोथेसिस को कैसे सपोर्ट करती है? इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखिए, हमें इस बात पर सवाल करने के लिए मजबूर कर देता है कि वास्तविकता कैसे काम करती है। कण या तरंग? अगर रोशनी एक कण होती तो दो ही सीधे धारियां बनती, वहीं अगर ये पूरी तरह तरंग होती तो रोशनी एकदम से फैल जाती। इससे पता चलता है कि रोशनी दोनों ही तरह का स्वभाव दिखाती है। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर रोशनी अपने आप में क्या है, तरंग या कण? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे मापते हैं। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि रोशनी किस स्लिट से गुजर रही है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाता है। मानो रोशनी को ये पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहे हैं और वह अपने बिहेवियर को बदल देती है। ये चीज और भी पेचीदा बना देती है कि क्या रोशनी सचमुच इतनी होशियार है, या फिर यह इस बात का इशारा है कि किसी तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन ही उस चीज की वास्तविकता को तय कर देता है। तो क्या ये पूरी दुनिया उलझी हुई है? ये सारे ही सवाल सिमुलेशन हाइपोथेसिस की तरफ इशारा करता है। क्या हो अगर ये दुनिया भी किसी बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो और इस प्रोग्राम में ये नियम बनाए गए हो कि चीजें कैसे बिहेव करेंगे? जैसे कंप्यूटर गेम में किरदारों की बिहेवियर प्रोग्राम किया जाता है, क्या पता वैसे ही हमारी ये दुनिया भी किसी न किसी कोडिंग से चल रही हो। लेकिन ऐसा कोडिंग कौन कर सकता है? जैसे शुरुआत में आपको कुछ शर्तें डालने होते हैं और एक बार ये शर्तें डालने के बाद सिमुलेशन के नियमों का छोटा सा सेट चलने लगता है, जिसमें कुछ पैटर्न्स थोड़ी देर के लिए चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। आज जो भी गेम आप खेलते हैं वो इसी कंप्यूटर सिमुलेशन के सिद्धांत पर बना है। ऐसे गेम अक्सर हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या इसी तरह कोई सिमुलेशन बहुत बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो सकते? ऐसे सिमुलेशन जो पूरे ब्रह्मांड के बराबर हो, जो स्क्रीन पर सिर्फ डॉट्स या पैटर्न्स न होकर आकाश गंगाओं, ग्रहों या जीवन के साथ एक सिमुलेशन हो। कहीं ये वो सिमुलेशन तो नहीं जिसमें हम रहते हैं? अगर चीजें तभी मौजूद होती है जब उन्हें देखा जाता है, तो क्या ब्लैक होल अभी भी मौजूद होते अगर हमने उनके एक्सरे को नहीं मापा होता? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये तो साबित नहीं करता कि हम सचमुच किसी सिमुलेशन में रहते हैं, लेकिन ये हमें ये सवाल करने पर मजबूर जरूर कर देता है कि आखिर यह दुनिया कैसी है और इसकी हकीकत क्या है। स्ट्रिंग थ्योरी, जिसका मूल आधार है कि ब्रह्मांड मूल रूप से बहुत छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। ये तारे अलग अलग तरह से कंपन करके ब्रह्मांड की हर चीज, फंडामेंटल फोर्स से लेकर पार्टिकल्स तक को बनाते हैं। अगर ये स्ट्रिंग ही किसी सिमुलेशन के कोड का हिस्सा हो तो, यानी जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम में 0 और 1 का कोड मिलकर दुनिया बनाता है, तो क्या पता उसी तरह ये कंपन करने वाली रेसे मिलकर हमारी दुनिया को बना रहा हो। मल्टीवर्स की थ्योरी, जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला ना हो करके कई सारी ब्रह्मांडों का हिस्सा है, तो हो सकता है इसमें से कुछ ब्रह्मांड इतने एडवांस हो कि वो हमारे तरह के दुनिया को सिमुलेट कर सके, और क्या पता हम उन्हें में से किसी एक सिमुलेशन में रह रहे हो। निक बॉस्ट्रॉम वह फिलोसोफर थे जिन्होंने सिमुलेशन हाइपोथेसिस को काफी मशहूर किया। उनका कहना था कि अगर भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम अपने ही रियलिटी को सिम्युलेट कर सके, तो यह भी मुमकिन है कि हम खुद भी किसी ऐसे सिमुलेशन में ही जी रहे हैं। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा सिमुलेशन बनेगी, और इस बात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी कि हम खुद एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। दरअसल निक बॉस्ट्रॉम 3 बेसिक आइडियाज पर अपना तर्क बताते हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वो मानते थे कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम रियलिटी को सिमुलेट यानी नकल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सिमुलेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना पाएंगे, जो बिल्कुल हम इंसानों जैसे ही कॉन्शियस होंगे, जो हो भी रहा है। दूसरा है द नंबर्स गेम। अगर ये टेक्नोलॉजी मुमकिन है तो ये भी मुमकिन है कि हमारे से भी ज्यादा एडवांस सभ्यताएं पहले से ही ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुकी हो। जितनी ज्यादा सभ्यताएं होगी उतने ही ज्यादा सिमुलेशन बनेगी। इस लिहाज से सिमुलेशन की दुनिया में रहने वाले लोगों की तादाद असली दुनिया में रहने वाले लोगों की तादाद से कहीं ज्यादा हो सकती है। और तीसरा आइडिया एक सवाल है जो ये पूछता है कि हम खुद असली दुनिया में हैं या किसी सिमुलेशन में।
बोस्ट्रोम कहते हैं कि अगर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम खुद भी किसी सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन तो यही कहता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए कई तरह की थ्योरीज है, लेकिन अगर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी मुमकिन है तो यह सिमुलेशन हाइपोथेसिस ब्रह्मांड के अस्तित्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकता है। वैसे बोस्ट्रोम का तर्क सिमुलेशन हाइपोथेसिस को साबित नहीं करता, लेकिन ये हमें सवाल जरूर करने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम वाकई में किसी बड़े खेल का हिस्सा है। कंप्यूटेशनल यूनिवर्स थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो कहता है कि पूरा ब्रह्मांड किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है। ये थ्योरी जटिल है, लेकिन चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस को कैसे सपोर्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी बहुत ही एडवांस वीडियो गेम खेल रहे हैं। इस गेम में न सिर्फ ग्राफिक्स असली लगते हैं, बल्कि गेम की दुनिया में अपने नियम और भौतिकी कानून चलते हैं। आप इस गेम के अंदर पेड़ पौधे उगा सकते हैं, नदियाँ भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना सकते हैं जो बिल्कुल आपकी ही तरह सोचते और बिहेव करते हैं। कंप्यूटेशनल यूनिवर्स थ्योरी कुछ इसी तरह से हमारे दुनिया को दिखाते हैं। ये दुनिया एक विशाल कंप्यूटेशन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम गेम की दुनिया को बनाता है, वैसे ही कोई अज्ञात शक्ति या प्रोग्राम हमारे इस ब्रह्मांड को चला रहा होगा। ब्रह्मांड के हर नियम, भौतिकी के हर नियम खुद इस कोड का हिस्सा हो सकता है। ये कोड ब्रह्मांड में होने वाले हर चीज को कंट्रोल करता होगा। ग्रहों की गति से लेकर तारों के चमकते तक हम खुद भी इस कोड का हिस्सा हो सकते हैं। जिस तरह से वीडियो गेम में हम एक किरदार होते हैं, उसी तरह हम इस ब्रह्मांड में एक तरह से प्रोग्राम किरदार हो सकते हैं। ये थ्योरी अभी भी शुरुआती पड़ाव में है और इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस को कुछ दिलचस्प तरीके से सपोर्ट करती है। जैसे ब्रह्मांड के जटिलता को समझना। ब्रह्मांड के नियम इतने जटिल और फाइन ट्यून है कि कभी कभी लगता है मानो ये किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हो। ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से जुड़े हुए लगते हैं। ये थ्योरी बताती है कि शायद ये इस बात का इशारा है कि ब्रह्मांड किसी बेसिक कोड पर चलता है, जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम भी गणितीय भाषा में लिखे जाते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें एक चौराहे पर खड़ा कर देता है, एक रास्ता जो एक जानी पहचानी वास्तविकता की तरफ जाती है, जहाँ सूरज चमकता है, पेड़ हवा में लहराते हैं और हमारी जिंदगी चलती रहती है। दूसरा रास्ता जो एक अनजाने जंगल की तरफ मोड़ता है, जहां अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। क्या हम किसी बड़े खेल का हिस्सा है? क्या इस ब्रह्मांड के पीछे कोई कोड छुपा है? शायद इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन यह सवाल ही हमारे नजरिए को बदल देता है। हम आकाश को न सिर्फ तारों से भरे हुए आसमान के रूप में देखते हैं, बल्कि ये सोचने लगते हैं कि शायद ये किसी बड़े डिस्प्ले पर चलती हुई रोशनी का खेल है। चाहे हम असली दुनिया में हो या किसी सिमुलेशन में, यह सफर अपने आप में खूबसूरत है। हर पल, हर एहसास, हर रिश्ते मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती है जो जीने लायक बनती है। तो चलिए अपने जिज्ञासा को जिंदगी का मसाल बनाएं और इस रहस्यमय ब्रह्मांड को जानने की कोशिश में अपने काबिलियत को खोजें।